चैप्टर नंबर 133। हमें डेथविंग एंजल को दिखाते हैं जो अपनी फुल पावर से अपनी स्वॉर्ड चलाता है। एक मैसिव स्विंग के साथ उसने सीधा ओसारिस पे हमला कर दिया था। इस अटैक की वजह से ओसारिस दर्द के मारे एक जोरदार दहाड़ लगाता है और बैम, सबकी आंखों के सामने एक ही अटैक में ओसारिस का जायंट शरीर लाइफ स्पैम में डिसॉल्व हो जाता है। और अपना क्वांगफंग तो ऑलरेडी ओसारिस के सर से छलांग मार चुका था। अब यहाँ क्यूपिड पूरी सीरियस तरीके से अपनी तीन तीन निगाहों से क्वांगफंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि शैडो, तुम बस ग्राउंड पर ही फाइट कर सकते हो। सामने की तरफ क्यूपिड की ये हरकत देख के शैडो भी काफी ज्यादा नाराज हो चुका था और वो भी गुस्से में बस इसको घूरता रह जाता है। लेकिन अभी उसके पास इससे डील करने का ज्यादा टाइम है भी नहीं। वो ओसाइरिस की फैली हुई लाइफ स्पैम को एक झटके से अपनी तरफ घुमाता है और आराम से ऊपर से फ्लोट करता हुआ उसी की मदद से नीचे कूद जाता है। वो सीधा एक बिल्डिंग की छत पे आ चुका था। अपने आसपास की सारी बिल्डिंग्स में उसे यहाँ कुछ सन की लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तभी उसके आसपास वाली बिल्डिंग्स पे काफी सारे लोग भी स्पॉन से होने लग जाते हैं। ये देख के क्विंगफिंग भी हैरान हो जाता है, पर तभी अपने सामने की तरफ उसकी नजर जाती है जहाँ पर एकदम से कुछ लोग समन हो चुके थे। ये है सोंगफाई की बहन जो सन क्यों की तरह हंसते हंसते शैडो से कहती है, शैडो अब तू मेरे भाई सोंगफाई की जान की कीमत चुकाएगा। कुल्टी भी इसके बगल वाली छत पर टेलीपोर्ट होके आ चुका है और इस लड़की के सन की लोगों की जगह पर यहाँ कुल्टी के लोग तो प्योर किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए क्विंगफिंग की तरफ घूर रहे हैं। कुल्टी चिल्लाता है, शैडो इस बार तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। तभी उसी के साइड वाली छत पे एक और ग्रुप टेलीपोर्ट हो जाता है। हाँ, ये है हु कुइबिंग का ग्रुप। इन दोनों से पूरी ही तरह से डिफरेंट। इसका ग्रुप में ये अकेला ही है, बाकी सारे तो पपेट्स हैं और सब के सब मिलके एबिसल एनर्जी रिलीज करते हुए क्विंगफिंग की तरफ घूरते घूरते चिल्लाते हैं, शैडो मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी ऊपर हवा में से भी एक आवाज गूंजती है, शैडो अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लो। ये आवाज थी क्यूपिड की, जो इन सभी को भारी डायलॉग्स मारता देख के खुद को भी डायलॉग मारने से नहीं रोक पाता। तो अब एक अनार और लाखों बीमार वाली कहावत आ चुकी है, जहाँ एमसी अकेला पूरी आर्मी के द्वारा घेर लिया गया है। उसके बावजूद ये ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा, बल्कि शांति से इन लोगों से निपटने का कोई जरिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर तभी हु कुइबिंग किसी घिनौने कॉकरोच की तरह चारों तरफ दोबारा से अपनी एबिस मड फैलाने लगता है। यहाँ पर एक एबिस टाइप स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से क्विंगफिंग का ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्स दोबारा से ट्रिगर हो जाता है और भी तेजी से इसकी लाइफ स्पैम सोखने लगता है। पर इस बार क्विंगफिंग भी अलर्ट था। जैसे ही वो एबिशल मड इसकी छत के पास आती है, वो भी हुफ करते हुए यहाँ से कूद जाता है। फिर वो एक छोटी सी छत पे कूद गया था, पर जैसे ही वो यहाँ से नीचे बढ़ने की कोशिश करता, सामने से उस सन की औरत के चमचे सीधे इसी की तरफ कूदने लग जाते हैं और चिल्लाते हैं कि भागने के बारे में तो सोचना भी मत। क्विंगफिंग ने इन लोगों को ऑलरेडी नोटिस कर लिया था और इनके अटैक रूट को देखते हुए वो तुरंत ही थोड़ा पीछे हटता है और एकदम से इंस्टेंट शैडो स्लैश नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन सारे के सारे ही लोगों को गाजर मूलियों की तरह काट काट के इनके आर पार निकल जाता है। हाँ, अभी हु कुइबिंग ने अपनी एबिशल डोमेन को रिलीज नहीं किया है, इसीलिए क्विंगफिंग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है। पर ये देख के सोंगफाई की बहना नाराज हो जाती है और चिल्लाती है, लो ये फिर से शुरू हो गया। क्विंगफिंग तो धड़ल्ले से सारे के सारे नमूनों के ऊपर से ही कूदता हुआ निकलता जा रहा था। जो भी उसके सामने आता उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। तभी सोंगशाई चिल्लाती है, जल्दी करो सब के सब दूर से हमले करो और इसे टेक डाउन करो। जो सुन के यहाँ सब के सभी लोग अपने रेंज अटैक्स को तैयार करने लगते हैं, पर अचानक से बैम, एक जायंट रेड डेडली स्लैश आता है और यहाँ खड़े सारे के सारे रेंज अटैकर्स के बीचों बीच से सबके ही बॉडीज को आधा आधा चीर के निकल जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ क्विंगफिंग छलांगे मार मार के सोंगशाई के सन की लोगों की एक छत पे आ चुका था और वहीं पे एक बार सेंटर में पहुंच जाने के बाद क्विंगफिंग तुरंत ही अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है और अब पूरी छत पे ही किसी के बचने का कोई जरिया नहीं बचता। क्विंगफिंग की डार्क नाइट रिंग ब्लेड यहाँ पर छत की सारे के सारे ही लोगों को काट डालती है। क्विंगफिंग तुरंत ही इन सबको मारने के बाद इनकी लाइफ स्पैम अपनी तरफ खींच के सब एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे से सोंगशाई की आवाज आती है, हाँ तुमने सबको इंस्टेंटली मार दिया। अगले पल वो अपने रिस्पॉन सर्कल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और जितने भी लोग वहां मरे हैं सबको दोबारा से यही रिस्पॉन कर लेती है। जैसे ये लोग दोबारा से रिस्पॉन हुए, सब के सब चिल्लाने लगते हैं, यूजलेस शैडो, हमारे पास रिजरेक्शन सर्कल है और हम दोबारा से भी रिवाइव हो सकते हैं। आओ जितनी बार चाहो उतनी बार मारो और हमारी पूरी लाइफ स्पैम खत्म कर दो। अगले पल यहाँ इन सब के सभी के ऊपर से अलग अलग जगहों से काफी सारे ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्ट्स के फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं। ये देख के तो यहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और जिससे पहले कि यहाँ कोई रिएक्ट भी कर पाता, क्विंगफिंग तुरंत इन लोगों के पास आके अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड को रिलीज करते हुए एक ही बार में इन सभी को हार्वेस्ट कर लेता है। और चूंकि क्विंगफिंग ने ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर ब्लॉसमिंग फ्लावर कर्ट्स का इस्तेमाल कर रखा था, तो इन लोगों की और भी ज्यादा लाइफ स्पैम चूस ली जाती है। दोबारा से जब ये लोग रिस्पॉन होते तो ये लोग तो सीधा नीचे ही पड़े हुए थे, क्योंकि इनके पूरे शरीर
शरीर से लाइफ स्पैम निचोड़ी जा रही थी। ये सारे के सारे फ्लावर्स इनकी पूरी बॉडी पे ही उगने लगे हैं। अब इस मोमेंट पे इन लोगों को मौत का इतना ज्यादा खौफ लगने लगा है कि इन लोगों के ऊपर अब कोई सेविल का चार्म इफेक्ट भी कम पड़ने लगा है। एक बंदा चिल्लाता है, ओ नो, वो हमारी लाइफ स्पैम निचोड़ता जा रहा है। दूसरा नीचे पड़े पड़े चिल्लाता है कि अगर हम ऐसे ही बार बार मरते रहे तो हमारी पूरी लाइफ स्पैम निचोड़ ली जाएगी। तभी बगल में से चेन मूविंग सामने आता है और बिल्कुल हीरोइक एंट्री लेते हुए कहता है कि इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हंसते हंसते आगे बढ़ता और चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो अपनी एबिसल पावर को रिलीज करते हुए सीधा एबिस डोमेन को रिलीज कर देता है। चारों तरफ पर्पल ऑरा फैलने लगा था। एक बेहद पतली फॉगी लेयर चारों तरफ एक एरिया को कवर कर लेती है। ये रिलीज करने के बाद वो काफी स्वैग में आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी इस डोमेन में शैडो अपनी किसी भी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देन 1 मिनट रुक के कुछ कैलकुलेट करने लगता है और कहता है कि कोऑर्डिनेट 14678, वहां जाकर अपनी पोजीशन संभालो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, मैं बैकअप दूंगा। अचानक से स्विंग करते हुए आवाज आती है, हवा तक कांपने लगती है और एक मैसिव रॉड समन सी हो जाती है और वो स्टैचू इसे उठाते हुए जोर से जमीन पे दे मारता है। इसके लिए तो ये बस एक कैजुअल मूव थी, लेकिन यहाँ छोटे छोटे लोगों के लिए ये तो बहुत ही भयानक भूकंप था जिसने काफी सारे पागल लोगों को मार दिया। ये देख के यहाँ शोंग शायू और हु कुइबिंग दोनों ही थरथर कांपने लग जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं, ओ नो, क्या अब ये 9 रिलम स्टोन सुपरवाइजर हर्टमैन भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने वाला है। फिर वो स्टेचू बार बार अपनी छड़ी को धीरे धीरे करके जमीन पर ठोकने लगता है और उसके साथ साथ उसके आसपास काफी सारे बड़े बड़े ब्लैक होल से बनने लगते हैं। देखने से ऐसे लग रहे हैं ये किसी अलग ही दुनिया से जुड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा बुरी बात, इसके आसपास से काफी सारे स्टोन टेबलेट्स निकल निकल के इन पोर्टल्स को पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर रहे हैं और इन पोर्टल्स के अंदर से कुछ तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। क्वेंगफिंग इसकी तरफ देखता है जहाँ पर काफी सारे एंशिएंट स्टोन टेबलेट्स इस पोर्टल के अंदर जाके उसे स्टेबलाइज कर रहे थे। ये देख के वो मनी मन सोचता है कि हर्टमैन, द स्टोन लॉर्ड ऑफ 9 रिलम्स, टॉकिंग, नाइटमेयर और केओस, ये बंदा इन तीन सुपर ऑर्डिनेट एफिक्स से पूरी तरह से इम्यून है। इसीलिए मेरा एंडलेस नाइटमेयर भी इसके आगे बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये बंदा रिलीज होने के बाद बस अंगड़ाइयां लेने के लिए कैजुअली कुछ मूव्स करता है, फिर 9 पोर्टल्स को जनरेट करने लगता है और हर एक पोर्टल के अंदर से 3 डायमंड लेवल के रॉक क्लेड इलाइट गोलम्स स्पॉन होंगे। मतलब टोटल इन 9 पोर्टल्स के अंदर से 27 इलाइट गोलम्स बाहर आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये सारे के सारे ही स्टोन गोलम्स के पास फिजिकल डैमेज के आगे 90% की रेसिस्टेंस है। और इन गोलम्स के अंदर सबसे ज्यादा ठर की बात क्या है पता है? इन छोटे गोलम्स को मारने के लिए सारे के सारे ही छोटे गोलम्स को सिर्फ 1 ही सेकंड में मारना पड़ेगा। अगर 1 भी सेकंड की देरी हो गई तो सारे के सारे ही ऑन द स्पॉट दोबारा से रिस्पॉन हो जाएंगे। और जब तक यहाँ ये छोटे छोटे से स्टोन मैन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ स्टोन लॉर्ड तो खुद इनविंसिबल है। और तो और जब भी कोई छोटा स्टोन मैन मरेगा उसकी पूरी ही बॉडी एक एक्सप्लोसिव स्टोन में बदल जाएगी और ये एक्सप्लोसिव स्टोन बाकी स्टोन मैन्स को भी काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है। क्वेंगफेंग ने अभी इतना कुछ बताया, उतनी देर में सिर्फ अभी 5-6 सेकंड ही गुजरे थे और उतने ही टाइम में यहाँ काफी सारे स्टोन गोलम्स इन पोर्टल्स से बाहर आ चुके हैं। सब के सब काफी ज्यादा गुस्सैल लग रहे हैं और सामने जिंदा लोगों को देख के तो भूखे भेड़ियों की तरह सीधा उन लोगों के ऊपर झपट्टा मार के टूटने लग जाते हैं। ज्यादातर स्टोन मेंस तो ऊपर से छलांगे मार मार के इन लोगों को जमीन पे ही अपने टांगों से क्रश किए जा रहे थे। जो लोग भी इसके द्वारा मारे जाते उन्हें तो चीखने का भी मौका ना मिलता। कुछ लोग ऑलरेडी होश में आ चुके हैं और इन स्टोन गोलम्स को ऑलरेडी यहाँ इंसानों को ऐसे क्रश करते हुए देख के सब पागलों की तरह एक ही डायरेक्शन में भागने लगते हैं। कुछ लोग चिल्लाते चिल्लाते बोलते हैं, भागो, ये स्टोन गोलम्स तो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज पर अंधाधुंध हमले करते जा रहे हैं। ये ऑलरेडी स्टोन गोलम से काफी ज्यादा दूर पहुंच चुके थे पर उसके बावजूद एक जोरदार जाइंट स्टोन बोल्डर आता है और इसके पूरे के पूरे शरीर को ही क्रश कर देता है। ये एक रेंज अटैक था जो स्टोन गोलम ने इसकी तरफ फेंका था। एक बंदे का शरीर इस स्टोन गोलम के स्टोन की वजह से आधा ही क्रश होता है और वो अब भी जिंदा रह जाता है, जिसकी वजह से बस चिल्लाता जाता है कि नहीं, कितना दर्द हो रहा है, नहीं मुझे बचाओ कोई। सामने की तरफ वो स्टोन गोलम्स तो इनके दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और कोई इसे स्टोन्स को कंडेंस करते हुए अपनी लातों से ठोकर मारते हुए लोगों की तरफ एम करते जा रहे थे।
ये सीन देख के क्वेंगफेंग अब थोड़ा चैन की सांस लेता है और हंसते हंसते सोचता है, हाँ, ये तो कितने बेवकूफ लोग हैं, इन्हें अभी तक ये तक नहीं पता कि इस 9 रिलम स्टोन सुपरवाइजर की स्किल्स क्या हैं। हमें दूसरी तरफ हुकुई का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर इसके आसपास के सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और ये अपनी एबिस स्किल की मदद से इससे बचता जा रहा है, लेकिन ये हर्टमैन तो मानो इसके पीछे ही पड़ चुका हो। ये बंदा दांत पीसते हुए इधर से उधर कूदता जाता है, पर जैसे ही वो देखता है कि स्टोन गोलम का ध्यान कहीं और गया, वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो सीधे स्टोन गोलम के बगल में ही आ चुका है। वो काफी फुसफुसाते हुए कहता है कि मुझे कोई सुनसान जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर कोई भी आसपास ना हो, ताकि मैं एबिश डोमेन को मेंटेन कर सकूं। ये अभी कोई सुनसान जगह ढूंढने के लिए जा ही रहा था, तभी बैम, एक पिच ब्लैक पर्पल आंखों वाला शैडो सीधे इसके पीछे आके इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है अब कहाँ नई जगह ढूंढने जाओगे, ये जगह भी तो कितनी अच्छी है ना। ये हाथ फील, उसका हाथ ही फील करके हुकुई के तो फटके 64 हो जाती है और उसे फील हो रहा था कि ये पीछे का परछाई पूरी तरीके से ठंडी है, मतलब ये कोई भूत भी हो सकता है। लेकिन जब उसे इसके अंदर से शैडो की आवाज सुनाई देती है तो इसकी तो और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है। वो अचानक से पैनिक करने लग जाता है और सामने की तरफ बिल्डिंग के ऊपर शैडो को देखते हुए कहता है, हाँ। उसकी नजर सीधा एक बिल्डिंग की छत पे जाती है जहाँ पर शैडो साफ साफ नजर आ रहा था। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ, वहाँ शैडो तो साफ साफ है, फिर ये नहीं, ये कैसा शरीर है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरी डोमेन के अंदर तुम अपनी स्किल्स को कैसे रिलीज कर पा रहे हो। स्विंग। वो क्वेंगफेंग से बचने के लिए कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया था और वहीं क्वेंगफेंग के शैडो ने इसकी बॉडी को सीधा 2 भागों में काट डाला था। ऊपर से क्वेंगफेंग हुकुबिंग को मरता हुआ देख के कहता है, क्या तुझे सच में लगा था कि ये तेरी दिखी दिखाई स्किल्स के जाल में मैं दोबारा फंस जाऊंगा। जिस पल मैंने तुझे देखा मैंने खुद को ऑलरेडी तेरी इस चाल के लिए तैयार कर लिया था। हमें पता चलता है कि जहाँ पर हुकुबिंग ने अपनी एबिसियल मड से अटैक किया था, उसी पल क्वेंगफेंग ने अपने शैडो ऑफ सोरोस को रिलीज करके अलग अलग डायरेक्शन में छुपा दिया था। फिर हमारा सीन चेंज होकर हुकुबिंग की तरफ आता है, जो दोबारा से अपनी उसी सुनसान जगह पर रिस्पॉन हो चुका है। हुकुबिंग अब भी अपने मौत के दर्द से उभर नहीं पाया था। वो घुटनों पे पड़े पड़े कहता है, डैम शैडो। फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है और कहता है कि पर मैं तो अब दोबारा से रिजरेक्ट हो चुका हूँ। अब जबकि मुझे अपनी कमजोरी का पता चल गया है तो इस बार मैं एब्सोल्युटली अपनी शकल तेरे आगे कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं जाते से ही एक ऐसी जगह पर छुप जाऊंगा जहाँ पर मुझे कोई ना ढूंढ सके और तुरंत ही अपनी एबिशियल डोमेन को रिलीज कर दूंगा। पर तभी हमें इसके ऊपर दिखाया जाता है, यहाँ पर लिटिल ब्लैक पता नहीं क्या कर रही है और वहीं से ऊपर से चिल्लाती है, हुआंग जियांग। तभी हमें इसके ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर से लिटिल ब्लैक और आनुए साथ मिलकर काफी फाड़ू एंट्री मारते हैं और सामने से दोनों के दोनों बिल्कुल ठंडी आवाज में इसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। इन्हें यहाँ देख के हुआंग जियांग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए सोचता है, हाँ, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इन्हें देख के वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही ये दोनों धूम धड़ाम करते हुए चारों तरफ धुआं धुआं कर देते हैं इसका। आनी और उसकी टीम तो इस बेचारे को बिल्कुल एक सिंगल एबिस टियर स्किल भी रिलीज करने का मौका नहीं देते। फिर हमें दिखाते हैं कि आनुए की गैंग मतलब आनुए की ऑफिशियल टीम ने यहाँ आके सभी कुछ सील कर दिया है, मतलब अपनी किसी सॉर्ट तरह की केज का इस्तेमाल करके सबको बंद कर लिया है। फिर आनुए सीधा हंसी खुशी में शैडो को कांटेक्ट करती है और कहती है कि बॉस, इन लोगों के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोजीशन 146 एंड 78 पे बनी रिजरेक्शन अरे को हमने सक्सेसफुली अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही साथ हमने हुआंग जीफंग को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुन के तो क्वेंगफेंग भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, वेल डन। मुझे तो लगा था कि वो गटर का चूहा दोबारा से फिसल जाएगा, पर तुमने सच में बहुत अच्छा किया। ये सुन के अनुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है और इसकी हंसी के साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा हो सके हाइप भी कर देना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा है। मिलते हैं चलो इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।